नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और झारखंड की आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे होंगे। तो आज हम अपनी शासन व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माझी परगना शासन व्यवस्था पढ़ेंगे और उसके बाद हम 32 MCQ भी लगाएंगे, जिससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमने माझी परगना शासन व्यवस्था को कितने अच्छी तरीक़े से पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। और ये जो शासन व्यवस्था है ये बस JPSC के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हर जनजातियों की शासन व्यवस्था को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो जैसे CGL, दरोगा या फिर JPSC, जो उत्पाद सिपाही, मतलब जितने भी झारखंड में आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं सब में इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपको एक सीट कन्फर्म करना है, अधिकारी बनना है, अपनी तैयारी को चार चांद लगाना है, तो आपको हर एक जनजातियों की शासन व्यवस्था को एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के JPSC PT की तैयारी करें, जो 11 JPSC आने वाली है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपका जो सिलेबस है वो 2 से ढाई महीने में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। क्योंकि 11 JPSC का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है और जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास समय कम बचेगा। ठीक ना। इसलिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ऑफिसर बनने की शुरुआत आपको अभी से करनी होगी। समझ रहे हैं ना। चलिए, अब हम आपको पढ़ाएंगे एकदम आसान भाषा में। ठीक ना। अब हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको ज़रूरत होगा, क्योंकि जितना प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं ना शासन व्यवस्था से वो बहुत इजी प्रश्न आते हैं। चलिए, मैं बताऊंगा ना आपको कि कैसे इजी प्रश्न आएंगे। ठीक ना। पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा। ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा आपको, तो आप मेरे नंबर पे SMS कर सकते हैं। ठीक ना। अगर नहीं तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, मगर आपके पास अगर समय कम हो क्या या आप जॉब करते हो तो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, हम अपना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए करते हुए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। माझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है। आप मेरा नोट्स देख सकते हैं ना, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट मोड में करके आपको नोट्स दिखाता हूँ। ये मेरा नोट्स है। देखिए, 1 पेज या 2 पेज, 2 पेज में ख़त्म हो जाता है और मैंने उतना ही लिखा है जितना ज़रूरी है। मैंने की पॉइंट भी डाला हुआ है और ये देखिए मैंने डायग्राम बना के बताया हुआ है, जिससे किसी भी इंसान को समझने में आसानी हो। अगर आप एक बार देखेंगे ना तो आपको खुद से समझ आ जाएगा। ठीक ना। आप खुद से भी पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा और साथ में नीचे हम MCQ भी लगाएंगे। ठीक है। चलिए, माझी परगना शासन व्यवस्था हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो माझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से जुड़ी हुई है। संथाल जनजातियों से जुड़ी हुई जो शासन पारंपरिक शासन व्यवस्था है उनको हम माझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। और इस व्यवस्था को हम दिशुम परगना शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जो संथाल जनजाति है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनका जो निवास स्थान है संथाल परगना में है। ठीक है ना। ये झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। ठीक ना। सॉरी, 2016 में नहीं, 2003 में पूछा हुआ है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। ठीक है। और ये JPSC 2003 में पूछा हुआ है। समझिए, इतना इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना आराम से आप JPSC क्वालिफाई कर जाइएगा। बस प्रॉब्लम होगा मेंस में। मेंस की तैयारी भी मैं आपको कराऊंगा, तो पहले PT की तैयारी कर ले, उसके बाद मेंस की तैयारी। ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब ये थर्ड की पॉइंट देखिएगा आप। ठीक है ना। थर्ड की पॉइंट देखिएगा। क्या है ना कि हम किसी भी जनजाति का पहले रूट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, रूट स्ट्रक्चर को पढ़ के तब हम जब उसकी शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे ना तो आसानी से समझ सकेंगे और रिलेट कर सकेंगे। तो थोड़ा की पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम शासन व्यवस्था को डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक ना। चलिए, तो इसका फोर्थ की पॉइंट क्या है। फोर्थ की पॉइंट है कि संथाल ग्राम सभा को होड़े मोड़ भी कहा जाता है। क्या? मोड़े होड़ कहा जाता है। और मोड़े होड़ का मतलब होता है 5 आदमी की सभा। ठीक ना, जिसे पंच कहते हैं। तो क्या होता है, पंच को क्या कहते हैं, तो मोड़े होड़ कहते हैं। ठीक है। संथाल जो पंच को क्या बोलते हैं, मोड़े होड़ कहते हैं। ये कहीं मैंने पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। वैसे मैंने देखा था एक बुक में, तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद अगले आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको ऐड कर दिया। ठीक है। नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई याद करने का जगह नहीं है। ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा की पॉइंट और देखते हैं। और हाँ, एक और की पॉइंट आप देखिए, जो माझी परगना शासन व्यवस्था है वो
यूल रूल के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है कि माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था किस कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मतलब प्रज्ञा शासन व्यवस्था को किस कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। तो आपका ये जो आंसर होगा वो होगा यूल रूल। यूल रूल के तहत माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, की पॉइंट क्या है मेरा, हाँ, क्या है ना, संथालों में सबसे कठोर जो दंड होता है उसको बिटलाहा कहते हैं। जो सबसे कठोर दंड होता है वो बिटलाहा कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं ना कि जिसमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। मतलब जो भी इंसान इस दंड को पाता है उसे समाज से निकाल दिया जाता है, वो समाज में रहने लायक नहीं होता। ठीक है, और ये कब दिया जाता है, जब जब आपका किसी लड़की के साथ मतलब बिना शादी के अवैध संबंध होता है, और अवैध संबंध अगर सही पाया जाता है जांच के आधार पे, तब आपको बिटलाहा का करार दिया जाता है, बिटलाहा दंड दिया जाता है। ठीक है, और बिटलाहा दंड सबसे बड़ा दंड होता है जिसमें सामाजिक बहिष्कार होता है। ठीक है, और बिटलाहा का जो दंड है वो परगना देता है, और परगना सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। चलिए मैं आपको नीचे पढ़ाऊँगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, संथाल जो जनजाति होते हैं उसमें सबसे छोटा दंड होता है, उसको करेला दंड कहते हैं। करेला दंड का मतलब होता है जैसे आप चोरी कर लिए, किसी को मार दिए, किसी को पीट दिए, किसी का फसल बर्बाद कर दिए, तो छोटा मोटा जो काम करता है, काम किए ना आप, जिससे किसी को ना हानि हुआ या फिर वो हुआ, मतलब परेशानी हुई, उसके लिए आपको एकदम छोटा सा दंड लगाया जाता है, जिसमें 5 रुपये से लेके 150 रुपये का तक का दंड लगाया जा सकता है। आप ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ये भारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट दोनों को दोनों। ठीक है, और ये जगह जगह पूछे ही जाते हैं, और डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि संथालों में सबसे कठोर जो दंड होता है उसे क्या कहते हैं, तो बिटलाहा कहते हैं। ठीक है ना, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलिए आपको थोड़ा सा और की पॉइंट हम देख लेते हैं। की पॉइंट में क्या है, संथाल जो लोग होते हैं उनकी जो भाषा होती है उसको हम संथाली भाषा कहते हैं, और संथाली भाषा की जो लिपि होती है वो ओल्ड की लिपि होती है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि ओल्ड की भाषा का आविष्कार किसने किया। तो ओल्ड की भाषा को जो आविष्कार है उसको रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू, आप याद रखिएगा। वो कब किया है, तो 1941 ईस्वी में किया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप फैक्ट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको ऐड नहीं किया हूँ, मगर जब मैं PDF दूंगा तो इसको भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या हुआ ना, जब ओल्ड की भाषा बनी तो संथाली भाषा को, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन जब हुआ उसमें 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को रखा गया है। ठीक है, और ये जो 92वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ है, तो ये 2003 में हुआ है। ये आप याद रखेंगे, जो 92वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ जी, तो 2003 में हुआ है। ठीक ना, अब 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली एक ही भाषा है झारखंड की, वो है संथाली भाषा, जिसकी लिपि है ओल्ड की। ठीक है, चलिए सेकंड की पॉइंट क्या है, जो संथाली लोग हैं ना वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए या अपना आजीवन चलाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए कृषि करते हैं। कृषि भी करते हैं और साथ में बुनाई भी करते हैं, ये आप याद रखिएगा। और एक और थर्ड की पॉइंट देखिए आप, जो इनका गोत्र होता है ना, ये 12 गोत्र होता है, 12। और ये अक्सर पूछा जाता है कि संथाल जो जनजाति हैं उनके गोत्र कितने होते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और ये प्रोटो एस्ट्रोलाइट श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। क्या होते हैं, ये संथाल जो प्रजाति है प्रोटो एस्ट्रोलाइट श्रेणी के अंतर्गत आती है, और झारखंड की अधिकांश जो जनजाति है वो प्रोटो एस्ट्रोलाइट श्रेणी में ही आती है। ठीक है, और इनके जो युवा गृह है उसको घोटुल कहा जाता है। युवा गृह आप याद रखिएगा, क्योंकि युवा गृह पूछा जाता है और विभिन्न जनजातियों की युवा गृह अलग अलग होती हैं। क्योंकि मैं जब देखा था 2016 का जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे जी, उसमें पूछा हुआ कि धूमकुड़िया किसकी युवा गृह है, तो ये धूमकुड़िया किसकी है, उरांव की है। उसी प्रकार आगामी परीक्षाओं में ये भी पूछा जा सकता है कि घोटुल जो युवा गृह है वो किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए सबका याद करना तो संभव नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक चार्ट में सबका युवा गृह लिख दूंगा और एक ट्रिक बना दूंगा, ट्रिक के माध्यम से आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इनका जो पेय पदार्थ होता है उसको हड़िया बोलते हैं। हड़िया आप समझते हैं ना, आराम से आप समझते होंगे, अब झारखंड के हैं तो हड़िया जानते ही होंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है हमें। और जो त्यौहार है, सबसे प्रमुख त्यौहार वो सरहुल होता है। अधिकांश जनजातियों का ना, भारत में अधिकांश जनजातियों का जो 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 प्रमुख त्यौहार है
वो सरहुल ही होता है, जिसको हम बाप पर्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बाप पर्व के नाम से भी जानते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मशहूर जो चित्रकला है, ठीक है, मशहूर चित्रकला संथाल जनजाति का, उसको जादू पटिया कहते हैं, ठीक है। और जादू पटिया को जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। जादू पटिया और कोहबर पेंटिंग, ये दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको 2 साल पहले या 1 साल पहले ही इन्हें जीआई टैग मिला है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इनके जो मुख्य देवता है वो सिंह बोंगा है। और जो कन्या है, कन्या मूल, जैसे कि शादी विवाह में जो कन्या का मूल देते हैं उसको पून कहते हैं, पून, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। और एक और है कि जो इनकी प्रमुख जो 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 प्रमुख विवाह होता है, जैसे विवाह होता है ना जी, तो उसको बापला कहते हैं, विवाह को बापला कहते हैं इसमें, ठीक है। संथाल जनजातियों में जो प्रचलित विवाह है उसको बापला कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, कि पूछा जा चुका है 2016 के जेपीएससी में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि संथाल जनजातियों में प्रचलित जो विवाह है उसको बापला कहते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में जेपीएससी में पूछा जा चुका है, शायद रिपीट हो जाए इस बार, ठीक ना। इसको भी मैं ऐड कर दूंगा जब पीडीएफ दूंगा तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये एक और की पॉइंट है ना, इसको ये वाला, ये थोड़ा आप ध्यान में दीजिएगा। क्या होता है ना कि जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है, ठीक ना, संथाल जो परगना है ऐसे, ठीक है, ये संथाल परगना है वो बंगाल से सटा हुआ है। तो बंगाल से सटा होने के कारण इसको इसको क्या है ना, बंगाली लोग सोतवार कह के नाम से जानते हैं। क्या है ना, सोतवार, क्या बोलते हैं, सोतवार, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, तो संथालों को बंगाल में लंबे समय तक रहते थे, जहाँ उन्हें सोतवार कहा जाता था। मतलब जो संथाल सटा हुआ तो है ही, मतलब बंगाल के बॉर्डर से, तो उधर के जो लोग थे ना, जो संथाल थे, उनको सोतवार कहते थे। बस इतना आप याद रखिएगा, सोतार 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 कहते थे, सोतार, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये थोड़ा की पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं जितना भी ऐड किया हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले हैं, ठीक है। उसी को मैं ऐड किया हूँ। क्या होता है ना कि जो संथाल की जनजाति होती है, उनकी सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था होती है, उसको लोबिर सेंद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोबिर सेंद्रा, बस नाम है। जो जो न्यायिक संस्था है ना, उसका नाम लोबिर सेंद्रा। जैसे हमारे पास, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं जी, हाई कोर्ट, तो वही हाई कोर्ट को यहाँ लोबिर सेंद्रा कहते हैं। बस इतना याद रखिए। जाहिर थान का मतलब तो आप समझते ही होंगे। जाहिर थान उस जगह को कहा जाता है जहाँ धार्मिक पूजा होती है, ठीक है, इसको तो आप जानते ही होंगे। और माझी थान क्या बोलते हैं, माझी थान जहाँ पे पंचायत लगती है, ठीक है, जो पंचों का स्थल होता है, जहाँ पे पंच होता है, किसी चीज़ की पंचायत होती है, उसको हम माझी थान बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, ये शिकार परिषद। तो संथाल जनजातियों में शिकार परिषद को सेंद्राबेशी के नाम से जानते हैं, सेंद्राबेशी याद रखिएगा। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और इनका जो महीना होता है, माह जिसको बोलते हैं, उसको बोंगा बोलते हैं। जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि इस महीना हो गया, वो माह में जाएंगे, इस माह में जाएंगे, तो महीना को इसमें बोंगा बोला जाता है, ठीक है। और जो साल की शुरुआत होती है, उसको माघ बोंगा कहते हैं, माघ बोना, क्या बोलते हैं, माघ बोंगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। अगर आप याद करिएगा तो भी ठीक है, नहीं याद करिएगा तो भी सही है, मगर मैं लिख दिया हूँ। शायद आप अगर एक बार भी पढ़ लेना तो आपके दिमाग में ये बसा हुआ रहता है। अगर सामने क्वेश्चन भी आ जाए तो आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। अब चलिए हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है भाई, माझी परगनैत शासन व्यवस्था, ठीक है। ये देखिए, माझी परगनैत शासन व्यवस्था है, उसको पढ़ेंगे हम। और नीचे से पढ़ेंगे ग्राम सभा से पढ़ेंगे, मतलब ठीक है ना, ग्राम प्रशासन से पढ़ते हुए हम देश माझी प्रशासन और प्रगनैत प्रशासन से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था होता है ना, तो रूट लेवल से स्टार्ट होता है। जैसे ग्राम प्रशासन से स्टार्ट होगा, ग्राम स्तर से स्टार्ट होगा, फिर वो देश माझी प्रशासन में जाएगा और प्रगणित प्रशासन में जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये जो ग्राम सभा है, ये जो पंचायत है, इसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं, देश माझी को हम हाई कोर्ट कह सकते हैं, और प्रगणित प्रशासन को हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। समझ रहे ना, स्टार्ट होता है नीचे से। चलिए अब हम ग्राम प्रशासन पढ़ेंगे,
ठीक है ना, ग्राम स्तर पर। और उनके जो प्रमुख पदाधिकारी पढ़ेंगे ना, अधिकारी होते हैं किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए, बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो उन्हीं अधिकारियों में से हम सभी अधिकारियों को पढ़ते जाएंगे। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, नहीं, पहला जो अधिकारी है माझी। माझी क्या होता है? तो माझी गांव का प्रमुख होता है। मतलब जो हमारा ग्राम पंचायत होगा उसका जो प्रमुख होगा वो माझी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माझी। और माझी का जो चुनाव होता है वो वंशानुगत होता है। मतलब वंशानुगत समझ रहे ना? ये मैं अगर माझी हूँ तो मेरा बेटा भी माझी होगा, मेरा बेटे का बेटा भी माझी होगा। मतलब ये वंशानुगत चले आएंगे, ठीक है ना, इसमें निर्वाचन नहीं होगा। और देखिए ये लिखा हुआ है कि हत्या जैसे गंभीर मामलों का निर्णय नहीं देता है। जो माझी होगा ना, जैसे किसी की आप हत्या कर दिए तो उसका निर्णय माझी नहीं देगा, उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया आ जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। वो माझी इस चीज़ का फैसला नहीं देगा, ठीक है। संकीर्ण मामले का वो छोटा मोटा फैसला देगा जो नियमित रूप से होते हैं, ठीक है। अब चलिए सेकंड जो अधिकारी है इसका, हाँ ये देखिए, ये माझी है ना, ये माझी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संथाल परगना जो माझी परगना शासन व्यवस्था है उसमें जो ग्राम के प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब कौन होते हैं? तो माझी होते हैं। मतलब माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान माझी कहलाता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2013 और अभी पिछले साल जो हुआ 2021, ये दोनों में पूछा जा चुका है। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? माझी कहलाता है। समझ रहे हैं? देखिए कितना कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप बस आराम से कीवर्ड को समझते जाइए, अधिकारी को समझते जाइए, अधिकारी के काम को समझते जाइए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब सेकंड अधिकारी देखिए, सेकंड अधिकारी क्या होता है? प्रमाणिक। प्रमाणिक क्या होता है? प्रमाणिक उप माझी होता है। मतलब ये माझी के बाद आता है कौन? प्रमाणिक आता है, ठीक है। माझी के बाद कौन आता है? तो माझी के बाद आता है प्रमाणिक। तो इसे हम उप माझी भी कहते हैं। और ये माझी का सहायक होता है, माझी का सहायक और सचिव भी कहलाता है, ठीक है। प्रमाणिक को आप समझिए कि ये अगर माझी अनुपस्थित है या माझी कहीं चला गया है तो उस स्थिति में प्रमाणिक ग्राम पंचायत का संचालन करेगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये उप माझी के रूप में कार्य करता है ना। और ये माझी का सहायक होता है और सचिव भी होता है ग्राम पंचायत का, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्या भाई? नायके। नायके वो होता है जो ग्राम का धार्मिक प्रधान होता है। मतलब गांव में पूजा पाठ हो गया, शादी विवाह हो गया, ये सब का जो देख रेख होता है वो कौन करेगा? तो नायके करता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो आप आंसर लगा सकते हैं, नायके होता है। और ये भी वंशानुगत पद है। और मैं बता दूं कि जितना भी धार्मिक अपराध होगा, ठीक ना, जितना भी धार्मिक अपराध होगा उसका जो निर्णय होगा वो नायके ही करेगा, वो माझी के पास नहीं जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं कुडाम नायके। आप देख ही रहे हैं, नायके है कुडाम नायके, दोनों रिलेट कर रहे हैं नायके नायके। तो कुडाम नायके क्या है? वो नायके का सहयोगी कहा जाता है। कुडाम नायके कौन है? नायके का सहयोगी। अगर नायक बीमार पड़ गया या कहीं चला गया तो उस स्थिति में कुडाम नायके नायके की जगह लेगा, ठीक ना। आप ना समझ गए? चलिए, और कुडाम नायके का क्या काम होता है? मेन काम, कुडाम नायके जो गांव के बाहर जो देवी देवता होते हैं ना, उनकी पूजा का जिम्मा भी कुडाम नायके के कंधों पे होता है, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा। चलिए अब 4th नंबर पर अधिकारी देखेंगे, जोग माझी। जोग माझी को उप सचिव भी कहते हैं, जोग माझी को उप सचिव भी कहते हैं। और गांव की नैतिक व्यवस्था का देखभाल करता है, ठीक है। और विवाह से जुड़े मुद्दे, विवाह से जुड़े हुए विवाद, जैसे विवाह किसी और से होना था, वो बोलता है जैसे ये छोटी है, ये छोटका है, और ये भी छोटका है, ठीक है। ये छोटी बोली कि मैं इससे शादी करूँगी, ठीक है। अगर छोटका बोला कि नहीं मैं छोटी से शादी करूँगा, तो ये जो विवाद होगा ना, शादी का विवाद, वो सब छोटका छोटकी का भी जो विवाद होगा उसको जोग माझी ही निपटारा करेगा, ठीक है। क्योंकि ये गांव का नैतिक प्रधान है, गांव में नैतिक व्यवस्था को कायम करना ये जोग माझी का ही कार्य है। और जोग माझी क्या है भाई? जोग माझी माझी का भी सहायक होता है, ये माझी का भी सहायक होता है,
ठीक है। माझी का भी सहायक होता है, माझी के दो सहायक होते हैं, एक जोग माझी, एक प्रमाणिक। ये हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप। और ये क्या होता है, ये सचिव होता है प्रमाणिक, और ये उपसचिव होता है जोग माझी। ये कंफर्म बता रहा हूँ ना, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना। चलिए इतना आप समझ गए बस। अब नेक्स्ट कौन अधिकारी है भाई? नेक्स्ट जो अधिकारी है गुणित है। गुणित का मतलब ही जानते हैं, संदेशवाहक है वो। जैसे माझी बोल दिया कि आज से पूरे गांव में कर्फ्यू लगेगा, तो उसको कौन बताएगा? उसको बताने का कार्य पूरे गांव में गुणित करेगा। समझ रहे ना? संदेशवाहक है। संदेशवाहक का मतलब होता है कि अगर माझी जो भी निर्णय लेता है या फिर जो भी नियम कानून बनाता है, उसका जो संदेश है, ठीक है, वो सब गुणित पहुंचाता है गांव वालों के पास। ठीक है। और गांव वाले की सूचना भी वो एकत्रित करता है और उस सूचना को माझी के पास पहुंचाता है। जैसे गांव में क्या क्या हो रहा है, किसका किससे झगड़ा चल रहा है। जैसे दो घर है, इसका झगड़ा इससे चल रहा है, इसका झगड़ा इससे चल रहा है, तो ये सभी सूचना है ना, गांव की सूचना को भी एकत्रित करके वो माझी को बताता है कि गांव में ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है। और जो माझी बोलेगा ना, उसको भी वो बताता है गांव वालों को। मतलब इसका क्या काम क्या है? बस सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो अधिकारी है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट अधिकारी क्या है? लाशेर टंगा है। लाशेर टंगा सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम करता है। मतलब गांव की जो सुरक्षा है, ये मेरा गांव है तो गांव की सुरक्षा का देख रेख कौन करेगा? तो गांव की सुरक्षा का देख रेख लाशेर टंगाए करेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए अब जो नेक्स्ट अधिकारी है उसको देखेंगे। नेक्स्ट अधिकारी क्या है मेरा? वो है चौकीदार। चौकीदार क्या करता है? चौकीदार पुलिस की भूमिका में रहता है। अगर अगर किसी का आरोप साबित हो जाता है, समझ रहे ना, किसी का अगर आरोप साबित हो गया तो उसको गिरफ्तार करने का काम कौन करता है? वो चौकीदार करता है। ठीक है। अब समझ में आया आपको चौकीदार कौन होते हैं? पुलिस ही रहते हैं, समझिए पुलिस को ही चौकीदार बोला जाता है, पुलिस की भांति कार्य करते हैं। ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भक्तों प्रजा, इसको आप स्टार मार्क करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भक्तों प्रजा कौन होते हैं भाई? जैसे गांव में जैसे वरिष्ठ आदमी होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं ना, उन्हीं लोग का एक समूह होता है जिसको भक्तों प्रजा कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं ना, अगर किसी पंचायत होने लगा ना, तो पंचायत में भक्तों प्रजा को बुलाया जाता है। जैसे कुछ वरिष्ठ वरिष्ठ लोग आ जाएंगे, वो अपना सलाह देंगे। ठीक है। जैसे कि अगर चल रहा है पंचायत, तो उसके बीच में अपना सलाह देंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर। नहीं, देखते हैं आज भी हमारे गांव में यही होता है। अगर कहीं पे कुछ हो गया ना, तो बड़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया जाता है, फिर उसका मतलब किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकाला जाता है। तो वही है, उस समय भी ये व्यवस्था थी और आज भी ये व्यवस्था है कि जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं वो पंचायत में बैठ कर विचार विमर्श करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है। और वो सलाह देते हैं किसको? माझी को, कि ये कर दो, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो भक्तों प्रजा यही होते हैं। ठीक। और भक्तों प्रजा को वेतन नहीं मिलता है ना, बाकी सबको कुछ ना कुछ मिलता है, भक्तों प्रजा को कोई वेतन नहीं मिलता। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्तों प्रजा को वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि जो भक्तों प्रजा की जो समूह होता है, जो पंचायत में भाग लेते हैं, उनको पंचायत में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अधिकारी क्या है भाई? सुसरिया। ठीक है। सुसरिया, सुसरिया क्या होता है ना, ग्राम सभा का संचालन करता होता है। अगर आज मालूम है कि यहाँ पे ग्राम सभा होने वाली है, तो ये सब का संचालन का व्यवस्था जो जिम्मेवारी है वो सुसरिया के हाथ में होता है। ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं पढ़ा था क्या, ये मैं सीमांकन के बुक से पढ़ा था तो मैं इसको ऐड किया, जबकि ये शायद दूसरे बुक में नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार दिमाग पर पढ़ लीजिएगा ना, तो वो याद रहता है कहीं ना कहीं। अगर पूछ दिया तो कोई क्या दिक्कत है, हमें पढ़ने में क्या जाता है थोड़ा सा। ठीक है। चलिए, और जो लास्ट अधिकारी है, लास्ट अधिकारी होता है जोग प्रमाणिक। जोग प्रमाणिक, जोग, आपने प्रमाणिक सबको याद है कि प्रमाणिक हमने ऊपर भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था मैंने? देखिए प्रमाणिक हमने ऊपर भी पढ़ा था। प्रमाणिक जो माझी का सहायक होता है, और नीचे क्या है? जोग प्रमाणिक। जोग प्रमाणिक क्या होता है? जोग माझी का सहायक होता है। ठीक है। जो आपका जोग प्रमाणिक है, अगर जोग माझी अनुपस्थित है तो उसका जो सहयोगी होता है वो जोग प्रमाणिक कहलाता है। ठीक है, इतना आप समझ लिए। और ये
इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है ना, क्या होता है ना, जोग माझी का जो सहयोगी है जोग प्रमाणिक है, ठीक है। और यहाँ देखिए ऊपर लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। और जो जोग प्रमाणिक है मतलब जो जोग माझी है, ठीक है। अब जैसे कि जो जोग माझी है वो जोग माझी क्या करता है, गांव की नैतिक व्यवस्था का देखभाल करता है और ये उप सचिव होता है। और प्रमाणिक क्या होता है, सचिव होता है। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, सभी जो अधिकारी लोग हैं। चलिए अब क्या करते हैं ना, अब हम चलते हैं लेवल सेकंड पे। अगर ग्राम पंचायत में किसी चीज़ का अगर विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा है, या फिर दो ग्राम पंचायत हो गए और किसी, जैसे नदी है, नदी के लिए लड़ने लगे कि ये मेरे क्षेत्र में आता है, ये मेरे क्षेत्र में आता है, तो इस टाइप के विवादों का निपटारा, जैसे अंतर ग्रामीण जो विवाद हो गए, या फिर जो विवाद ऐसा हो गया किसी पंचायत में कि उसका हल माझी नहीं कर पा रहा है, तब ऐसे जितने भी विवाद होते हैं वो किसको हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, तो वो जोग माझी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अपने देश माझी को, जोग माझी देश माझी को, देश माझी प्रशासन में आ जाते हैं। और देश माझी क्या होता है, तो देश माझी 5 या 8 ग्राम को मिलाकर गठित की गई एक प्रशासन व्यवस्था होती है। इसको जोग माझी प्रशासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और इसका जो अधिकारी होता है उसको जोग माझी या मोड़े माझी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप समझ में आ गया। ये जैसे कि अगर ग्राम पंचायत में अगर किसी चीज़ का विवाद का निपटारा नहीं हो पाया तो वो कहाँ चला जाता है, देश माझी प्रशासन के पास, मतलब हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में पहुँच गया, बस इतना समझ लीजिए। और ये देश माझी कितने गांव को बनाकर, ग्राम को मिलकर बनता है, तो 5 से 8 गांव, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए, और इसका जो प्रमुख जो अधिकारी है वो देश माझी कहलाता है, ठीक है। और माझी द्वारा अनियमित मामलों का निर्णय देते हैं, मतलब निर्णय देता है, ठीक है। माझी क्या है ना, जैसे कि माझी अगर किसी भी विवादों का निपटारा नहीं कर पाता है तो उस विवाद को देश माझी निपटाता है, ठीक है। और इसका जो देश माझी का चुनाव होता है वो माझियों के द्वारा होता है, ठीक है। माझियों के द्वारा देश माझी का चुनाव होता है। चलिए अब आप देश माझी भी समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, परगना प्रशासन में। अब क्या होता है ना, जैसे देश माझी से भी कुछ विवाद का निपटारा नहीं हो पा रहा, तब देश माझी कहाँ भेजेगा, तो देश माझी उसको परगना शासन व्यवस्था में भेज देगा। भाई परगना आप इसका निपटारा कर दो, जो मामला है उसका निपटारा कर दो, ठीक ना। चलिए, तो परगना को हम लोग समझ सकते हैं हाई कोर्ट, इस सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो परगना शासन व्यवस्था कितने गाँवों को मिलाकर बनता है, तो 15 से 20 गाँवों को मिलाकर परगना प्रशासन व्यवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। आप इतना समझ गए। चलिए अब इसमें भी 2 प्रमुख होते हैं, 2 अधिकारी प्रमुख होते हैं। पहला अधिकारी क्या होता है, प्रमाणिक, अरे क्या बोलते हैं, परगनैत ना। जो पहला अधिकारी होता है उसको हम प्रगनैत बोलेंगे, दूसरे को हम दिशुम परगना बोलेंगे, ठीक है। और दिशुम परगना क्या होता है ना, कहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है, सभी क्षेत्रों में नहीं होते दिशुम परगना सब, मगर सभी क्षेत्रों में परगनैत जरूर रहते हैं, ठीक है। और दिशुम परगना कहीं कहीं मतलब किसी किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। संथाल परगना किसी किसी क्षेत्र में परगनैत से भी ऊपर दिशुम परगनैत की एक व्यवस्था होती है, मगर ये चारों जगह नहीं पाए जाते, मतलब हर एक जगह पे नहीं पाए जाते, कहीं कहीं मतलब सभी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं दिशुम परगना, ठीक है। चलिए तो हम पहले परगनैत पढ़ेंगे, उसके बाद दिशुम परगनैत पढ़ेंगे, ठीक है। परगनैत होते हैं ना, वो परगनैत प्रशासन व्यवस्था के प्रमुख होते हैं और इनका निर्वाचन होता है, किसका होता है, निर्वाचन होता है इनका। और बिटलाहा जो दंड है उसको देने का अधिकार बस परगनैत के पास होता है। परगनैत ही बिटलाहा दंड दे सकता है, जैसे जो अवैध संबंध वाला जो दंड था ना, उसको बस परगनैत ही दे सकता है, बाकी माझी या देश माझी उस दंड को नहीं दे सकता। परगनैत पूरा उसका जांच करेगा, उसके बाद ही वो बिटलाहा दंड देता है, जिसमें उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे। चलिए और एक और क्वेश्चन है कि पॉइंट है, परगनैत की अनुपस्थिति में शादी नहीं होता है।
अगर परिगणित अनुपस्थित है, कहीं गया हुआ है, तो उस अंतराल में, उस समय अंतराल में गांव में या पंचायत में कहीं शादी नहीं होगी, ठीक ना, क्योंकि परिगणित को किसी भी शादी में उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक, चलिए अब समझिए कि परिगणित हो गए, परिगणित से भी कुछ विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो जो परिगणित है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, दिशुम परिगणित में। और दिशुम परिगणित क्या होता है, 100 गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है, 100 गाँव। अब ये सीमित क्षेत्रों में रहता है, सभी क्षेत्रों में यह नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, ठीक है। दिशुम परिगणित में जाएगा। और दिशुम परिगणित होता है ना, वो अंतिम सर्वोच्च व्यक्ति होता है और इसका निर्णय सर्वमान्य है, इसका निर्णय सब कोई मानता है, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए होंगे, मतलब पूरी प्रशासन व्यवस्था कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए पूरी प्रशासन व्यवस्था कंप्लीट, पहले ग्राम प्रशासन पढ़ लिए, फिर देश माझी प्रशासन पढ़ लिए, और फिर परिगणित प्रशासन पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, और ये देखिए कितने आसानी तरीके से मैं डायग्राम बना के मैं बताया हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सब जो अधिकारी हैं उनको मैंने एक लाइन से लिखा हुआ है, और सबके काम को मैंने सामने सामने लिखा हुआ है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि समझने में कि कौन क्या करने वाला है, ठीक है। और बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत बारीकी से मैंने वो की पॉइंट को लेके नोट्स बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे से नोट ले सकते हैं, ठीक ना। और क्या है ना कि अगर आप कहीं भी नोट्स लेने जाते हैं ना, तो मैं बताता हूँ ना, मतलब नोट्स लेने कहीं भी क्लास लेने जाते हैं ना, तो आपको 4 से लेके 5,000 डिमांड किया जाता है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तो 10-12 हज़ार है, ठीक ना। तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा, आप बस नोट्स लो और नोट्स को देखो, और जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना, बस उसको रिलेट करते रहिए, बस इतना ही पढ़ना है आपको, और उसी चीज़ का रिवीजन करना है। मैं गारंटी देता हूँ ना, आपका 75+ कहीं नहीं गया। जो पेपर 2 है उसमें 75+ से ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम MCQ लगा लेते हैं, हम कितना पढ़े हैं वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, एक और है कि माघ शिम के अवसर पर माझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव होता है। जो परिगणित का जो चुनाव होता है वो माघ शिम के अवसर पर ही होता है, याद रखिएगा, माघ शिम के अवसर पर परिगणित का चुनाव होता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, MCQ लगा ले रहे हैं। चलिए MCQ क्या है, माझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि किससे है, संथाल जनजाति से, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, संथाल द्वारा निम्न में से किस जनजाति से माझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है। माझी जो शासन परगना है वो सौरिया पहाड़ी से ग्रहण किया गया है, सौरिया पहाड़ी से। मैंने ऊपर ही पढ़ाया था, एक की पॉइंट जब पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि जो संथाल की जो परंपरागत व्यवस्था है वो सौरिया पहाड़ी जनजातियों से ग्रहण किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। और ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये 2013 में भी पूछा जा चुका है और 2021 में भी पूछा जा चुका है। और इसका आंसर आप खुद से बता सकते हैं कि माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान माझी होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक माझी का प्रमुख कार्य नहीं है। चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं, आप खुद बताइए। यह ग्राम के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, हाँ भाई करता है, ठीक है। यह गांव के पर्व त्यौहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है, नहीं ये तो नहीं करता, ये तो नायके करता है। क्या धार्मिक प्रधान नायके है तो ये काम तो नायके करेगा, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए हम आगे पढ़ ही नहीं सकते ना, अब अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यह लगान वसूल करता है, सही बात है। यह विवाह संबंधों को स्थापित कराने का कार्य करता है, ये भी सही है, ठीक है। बस ये ग्राम में पर्व त्यौहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन नहीं कराता है, बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि माझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मैंने दो का नाम लिया है कि प्रमाणिक भी उसका संचालन में सहायक देता है और जोग माझी भी सहायक देता है, ठीक है। आप मगर इस क्वेश्चन में मगर मैं देखा जाऊँ आंसर की में तो जोग माझी दिया हुआ है, मगर मैं बुक पढ़ा हूँ तो बुक में क्या है ना,
जोग माझी भी सहायक होता है और प्रमाणिक भी सहायक होता है संचालन में, ठीक है, माझी के कार्यों के संचालन में। तो आप दोनों में से किसी एक को भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो ए और बी देख करके देना चाहिए था, ए और बी। चलिए दोनों आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जोग माझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करता है, बताइए। जोग माझी अनुपस्थित है, उस समय उनके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा, बताइए। तो उस समय जो जोग प्रमाणिक है वही जोग माझी के कार्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ये लास्ट में ही बताया था मैंने आपको, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के से विचार विमर्श किया जाता है। उन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं, उन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं, भक्तों पर क्या कहते हैं। बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, निम्न में से किसे उप माझी के रूप में भी जाना जाता है। उप माझी के रूप में किसे जाना जाता है, मैंने बताया आपको, प्रमाणी को उप माझी के रूप में जाना जाता है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन, माझी के सचिव के रूप में कौन करता है। माझी के सचिव के रूप में ही प्रमाणिक भी काम करता है, और उप सचिव के रूप में जोग माझी काम करता है, उसका भी याद रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10th में क्या है भाई, 10th में क्या है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाता है। गुड़ैत का ही काम है, वही संदेशवाहक है और सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवार से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य करता है। वही सेम कार्य है भाई, सूचनाओं का आदान प्रदान गुड़ैत ही करता है। लेना हो गया, सूचना लेना या फिर सूचना देने का कार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखिए, आगे आगे क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है, तो मैंने आपको बताया था, गांव के प्रहरी के रूप में लाशें टंगाए काम करता है। जैसे गांव है, गांव की जो सुरक्षा है वो किसके के हाथ में रहती है, वो लाशें टंगाई के हाथ में रहती है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, माझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है। पुलिस की भांति कार्य करने वाला चौकीदार है, चौकीदार ही गिरफ्तारी करता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माझी परगना शासन व्यवस्था में कौन माझी के आदेशों पर किसी को गिरफ्तार करता है। किसी को गिरफ्तार करने का कार्य कौन करता है, किसी को गिरफ्तार करने का कार्य तो एक ही आदमी कर सकता है, वो है चौकीदार। मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि यही गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। पुलिस के भांति कार्य करता है तो गिरफ्तारी भी यही करेगा, चौकीदार ही करेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, माझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गाँवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है। तो 15 से 20 गाँव बोल रहे हैं, 15 से 20 गाँव का मतलब आप समझ ही रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, बता सकते हैं आप। हाँ आपको तो मालूम ही होगा, आपने पढ़ाई है, वो सब परगना बोलते हैं, ठीक है। और 5 से 8 बोलेगा तो देश माझी प्रशासन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, माझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का जो प्रधान है वो क्या कहलाता है। परगना का प्रधान, अब ये आप बताइएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ, जो परगना का प्रधान होता है वो परगनैत कहलाता है, इजी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत का सहायक कौन होता है। परगनैत का सहायक मैं बता दे रहा हूँ आपको, जोग माझी होता है, ठीक है। जैसे कि कोई अगर विवाद है उसको जोग माझी ट्रांसफ़र करता है परगनैत के पास, तो परगनैत के पास जब ट्रांसफ़र करता है तो वो जोग माझी के सहयोगी के रूप में कार्य करता है। जब परगनैत किसी विवादों का निपटारा करते हैं तो, ठीक है, वो सहायक रहता है। चलिए ये मैं वहाँ नहीं बताया था, मगर ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, माझी परगना शासन व्यवस्था में देश माझी लगभग कितने गाँवों का प्रधान होता है। अभी तो बताया आपको 5 से 8 गाँवों का प्रधान है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनैत द्वारा नहीं किया जाता वह किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है। अरे अब जब क्या है ना, अब परगनैत जिस विवाद का निपटारा नहीं कर पाएगा उसको कौन करेगा, तो दिशा परगनैत ही करेगा, वही उससे बड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्या है भाई? माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सज़ा क्या है? यौन अपराधों, अवैध संबंध, ये बिटलाहा दिया जाता है, मतलब सामाजिक बहिष्कार, समाज से निकाल देना। समझ रहे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या है? बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? पहले मृत्यु दंड सुनाया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है, गांव को सामूहिक भोज कराने की सज़ा सुनाई जाती है, या गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया है इन्हें गांव से निकाल दिया जाता है, मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जा समाप्त करने की बात कर रहा है। मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, मगर चलिए इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है भाई? दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, नहीं यार बस ये तो उतना संगीन सजा की हो, क्षमा याचना कर दो तो छोड़ देंगे, नहीं ये नहीं होगा। बी, दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पे, ऐसा थोड़े है यार, कोई आर्थिक दंड का भुगतान दे के हमेशा करता रहेगा, जुर्म तो है, वैसे थोड़ी चलेगा, ये भी नहीं हो पाएगा। थर्ड क्या है? दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज कराने पर। हाँ, ये है कि अगर आप बिटलाहा, आपको सज़ा मिला है तो आप जब दोषी हो गए हो तो आप क्षमा याचना करो पूरी जनता से और पूरे गांव को जाति भोज दो, उसके बाद आपको इस बिटलाहा दंड की सज़ा से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा, सबसे हल्की सज़ा के बारे में बात कर रहा है, करेला दंड, जिसमें 5 से लेके 150 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए वही मैं अभी जस्ट बोला और वही आ गया। ठीक है, कि माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? तो 5 से 150 रुपये के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? धार्मिक प्रधान के बारे में बात कर रहा भाई। धार्मिक प्रधान तो नायके होता है क्या? और नायके ही तो जो धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े मामले होते हैं उसका निपटारा भी नायके ही करता है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन ही यहाँ आगे जो भी मैंने बताया आपको कि माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुना जाता है? तो न्याय के द्वारा ही फैसला सुना जाता है, क्योंकि न्याय के धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था का। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में उपनायक की भांति कार्य करता है? ये आप बताइए कि उपनायक की भांति कौन कार्य करता है? ठीक है, तो उपनायके की भांति, अब भाई नायके यहाँ मिल रहा है, कुड़ाम नायके काम करेगा, है कि नहीं? वो करेला नायके तो होता ही नहीं, भक्तों पर चाहे वशिष्ठ जो वरिष्ठ होते हैं जो लोग, उनका बनता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचा था, कुड़ाम नायके, आप आराम से टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती? भाई भक्तों पर जाओ, इनको कोई भूमि प्रदान नहीं की जाती। ठीक है, ये बस आते हैं, फोकट का ज्ञान देते हैं, बैठ के बस निकल लेते हैं। समझ रहे ना? भक्तों पर जा, मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं और पंचायत में बैठते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं। इनको कोई भूमि नहीं दी जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया था, की पॉइंट में इसको बताया था आपको। शिकार परिषद को सिंद्रा पेशी के नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, इसको बस याद ही करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। चलिए, निम्न में से किस अवसर पर माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? मैंने अभी जैसे ही माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था खत्म होने वाला था, मैंने इसको बताया था आपको। कब होता है जी? माघ सीम के समय, माघ सीम के अवसर पे अधिकारियों का चुनाव होता है, जिसके फलस्वरूप परगनेत का चुनाव होता है, परगनेत निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजातियों की माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त है? ये मैंने पहले ही बताया था, यूल रूल के तहत माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है, संथाल जनजातियों में माह को किस नाम से जाना जाता है? माह को किस नाम से जाना जाता है? बताइए बताइए। माँ को बोंगा बोलते हैं, ये भी फैक्ट है, कभी पूछा नहीं जाता, मगर बुक्स में था तो सही है, पढ़ लीजिए, शायद कहीं पूछ ले, है कि नहीं? वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, संथाल जनजातियों में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? वर्ष की शुरुआत किस माह से होती है बताइए? ये होती है मांग पूंगा। कहाँ है मांग पूंगा? हाँ, ये मांग पूंगा से होती है। वर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है? मांग पूंगा से होती है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ख़त्म। हाँ, तो क्या है, संथाली शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है? मैंने बताया था क्या कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं ना, हाई कोर्ट बोलते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायिक संस्था को लोबिर सेंद्रा बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट बोलते हैं भाई। तो ये जो जनजातियों में जो सर्वोच्च व्यवस्था उसको लोबिर सेंद्रा बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। वैसे तो पूरी मैंने एकदम आसान भाषा में समझाया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा शासन व्यवस्था का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 40 रुपये पेमेंट करके ले सकते हैं। साथ में अगर आपको 50 रुपये देंगे तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेगा हर एक शासन व्यवस्था का। ठीक है, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मतलब कॉल नहीं, SMS करिएगा। ठीक है, ठीक है। और मेरा जो कंप्लीट, अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं JPSC का PT के लिए, तो आप 500 पेमेंट करिए और मेरा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप अगर खुद से अगर हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो और अच्छा है, वो काफ़ी रहता है, वो सही भी रहता है क्योंकि आपकी भाषा में लिखा रहता है। ठीक है, मगर आप चाहते हैं कि मगर आपके पास अगर समय कम है कि आप जॉब में हैं और समय बचाना चाहते हैं तो आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और मेरे नोट्स लेने के बाद अब मेरे वीडियोस को साथ में लेके पढ़िएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं अब जाता हूँ, कल फिर से मिलेंगे हम लोग दूसरी जो शासन व्यवस्था है उसके साथ। अगर मेरा जो पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आपकी मन की मर्ज़ी के ऊपर है। नहीं तो आप पढ़िए, मेरा एक ही मोटिव है, मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको अफसर बनाना। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।